हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। तो जो प्रीवियस सेशन हमने किया था, रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन वाला, जो कंप्लीट हो गया था अपना टॉपिक, उसके एजुकेशनल मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको वो एजुकेशनल मटेरियल के क्वेश्चंस के बारे में कुछ बता देता हूँ और देख लेते हैं अपन कि एजुकेशनल मटेरियल में वही क्वेश्चंस हैं जो हमने किए थे, या फिर वहां पे भी कुछ अलग अलग और भी वैरायटीज अपने को देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने एजुकेशनल मटेरियल में पेज नंबर 123 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में ये कह रहा है कि एंटिटी एक्स जो एक लेसी है एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट टू लीज अ बिल्डिंग फ्लोर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years and with an extension option for further 5 years. Now the principal terms of the contract are as follows. लीज पेमेंट्स आर टू बी मेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। मतलब एडवांस में पेमेंट होता है, बिगिनिंग का मतलब तो यही हो गया। एंड ड्यूरिंग द बेसिक लीज टर्म द लीज पेमेंट्स आर INR 5 lakhs। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड, अगर ऑप्टेड, मतलब इफ ऑप्टेड, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक्सटेंशन ऑप्शन ऑप्ट करें, अगर ऑप्ट करते हैं तो लीज पेमेंट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, 5.5 लाख हो जाएगा। यानी नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो है वो आपका पहले आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बड़ा लीज का टर्म है हमारा, और अकॉर्डिंगली हम लोग फिर बाद में उसको आगे देख कर चलेंगे। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है हमारी लग गई है, कुछ 2 लाख रुपए की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लग गई है। एन एंटिटी एक्स इज इनिशियली नॉट रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन। द इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट जो है एंटिटी एक्स का वो 10% पर एनम है। तो सबसे पहले हम जब फर्स्ट इवैल्यूएशन करेंगे लीज का, तो इसके अंदर रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है, तो ये जो एक्सटेंशन ऑप्शन है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी हमारा ये एक्सटेंशन ऑप्शन है इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट आपको 10% पर एनम दे रखी है। At the end of year 6, entity X negotiates the lease for another floor in addition to the existing floor and in the same building at an arm's length price। arm's length price का मतलब यही हो गया कि जो आपका एडिशनल लीज है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के साथ में कमेंसुरेट हो रहा है। मतलब अगर जितना भी प्राइस उस फ्लोर का बनता है जो एक नॉर्मल थर्ड पार्टी से चार्ज किया जा रहा है, वही प्राइस आपसे भी चार्ज किया जा रहा है। तो ऐसा है। तो बेसिकली ये क्या है, ड्यू टू बिजनेस एक्विजिशन विच इज लाइकली टू रिजल्ट इन द एग्जिस्टिंग फ्लोर बिकमिंग इनसफिशिएंट फॉर द एंटिटीज नीड्स। तो ऐसा क्यों हुआ, एक्सटेंशन ऑप्शन की अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपने कोई बिजनेस एक्विजिशन किया है और आपको कुछ एडिशनल फ्लोर की जरूरत है, एडिशनल स्पेस की जरूरत है, ताकि आप वहां पर और अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड कर सकें। नाउ फॉर दिस पर्पस एंटिटी एक्स कंक्लूड्स अ सेपरेट 8 year लीज फॉर एडिशनल फ्लोर for an additional floor in the building and the floor would be available for use from the end of year 7। 7वें साल के एंड से, मतलब 7वां साल जब खत्म हो जाएगा तब से आपको ये फ्लोर जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर फैक्ट से अपने को इतना तो पता चल गया होगा कि जो एडिशनल लीज कंपोनेंट आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, दैट इज एडिशनल फ्लोर जो है आपका, इसका लीज रेंट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के साथ में कमेंसुरेट हो रहा है। तो ये तो फिर बाद में एक सेपरेट लीज हो गया ना, इसमें मॉडिफिकेशन का तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। सेपरेट लीज है तो बहुत बढ़िया बात है ना। आप क्या करेंगे, इसका सेपरेट लीज एक बना देंगे 7th ईयर के एंड से, और उसके अकॉर्डिंग उसका नया अलग से वैल्यूएशन किया जाएगा, एग्जिस्टिंग लीज में कोई चेंज नहीं होगा। इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट जो एंड ऑफ ईयर 6 में बताई जा रही है वो है 11% पर एनम, और एंटिटी एक्स एक्सपेक्ट करता है ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द राइट ऑफ यूज evenly over the term of the lease and accordingly amortize the right of use on a straight line basis। तो ठीक है, जो ROU assets होता है उसको अपन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही amortize करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ये एडिशनल कंपोनेंट ऑफ लीज है वो एक सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी अकाउंटिंग हम तब करेंगे जब हम इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स कि इंसेप्शन से नहीं बल्कि कमेंसमेंट से इसकी अकाउंटिंग होगी, क्योंकि इंसेप्शन तो ईयर 6 में ही हो चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गई है हमारी, है ना। तो ईयर 6 राइट, ईयर 6 से हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फाइनल हो चुकी है। तो एक जो नया सेपरेट लीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो इंसेप्शन उसका हो चुका है ईयर 6 से, बट उसकी अकाउंटिंग कब से होगी दोस्तों, ईयर 7 के एंड से। दैट इज की ईयर आपका 8 के बिगिनिंग से ही इसकी अकाउंटिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि
साल के फर्स्ट दिन में ही हम लोग लीज का पेमेंट करते हैं। ये इसमें लीज का स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया नया जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात हो गई, ठीक है। और इसके अंदर एज फार एज द कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जो भी हमारे पास में लीज रेंट होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाएगी, एक तरफ आरओयू एसेट्स और एक तरफ लीज लायबिलिटी बुक कर ली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कंपोनेंट। अब अपने को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे जो है वो नया फ्लोर आपको दिया जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर। अब ये आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है ये हमको बताया नहीं गया है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू न्यू लीज क्या नए लीज रेंटल क्या है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से ये बात जो है वो बताई नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, इस चीज को जैसे इन्होंने बताया है उस वैसे ही उसका आंसर हम लोग देंगे। बट नाउ द मेन थिंग इज दैट हमारे ओल्ड लीज कॉन्ट्रैक्ट का हम क्या करें, क्योंकि ये मतलब एक प्रकार से एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जहां पर आप नए लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो लेसर के साथ में, और जो पुराना वाला आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट था उसका जो लीज का टेन्योर था वो भी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया पता है? क्योंकि जो एक्सटेंशन ऑप्शन आपने सोचा था कि एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, अब वो आपको ऐसा लग रहा होगा दोस्तों कि एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करने की हमें जरूरत है, क्योंकि हम तो एक एडिशनल फ्लोर और ले रहे हैं किराए के ऊपर, लीज के ऊपर, तो हम पुराने वाले फ्लोर को छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें भी एक्सटेंशन आएगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंक्रीज इन existing lease contract scope as well as separate modification of a new lease, मतलब modification which resulting into a separate lease contract, है ना। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर आ गई है, स्टेप बाय स्टेप करते करते हम इसको चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों और पता लगा लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन होगी इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो भूल जाइए मॉडिफिकेशन वगैरह वगैरह को, सबसे पहले एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यूएशन कर लीजिए मॉडिफिकेशन की तारीख तक। तो वर्किंग नोट नंबर 1 इनिशियल मेजरमेंट ऑफ आरओयू एसेट्स एंड लीज लायबिलिटी, है ना। इनिशियल measurement of ROU assets and lease liability। तो देखिए दोस्तों बात ये है कि इनिशियल जो मेजरमेंट होगा आपका आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी का, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे मैं 5 लाख रुपए का जो पेमेंट करूंगा इसका मुझे कोई फैक्टर नहीं लेना है क्योंकि एडवांस में पेमेंट हो रहा है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख ही हो जाएगा। प्लस अब ईयर 6 तक, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो कब हो रहा है, ये हो रहा है आपका ईयर 6 में, एट द एंड ऑफ ईयर 6 एंटिटी एक्स नेगोशिएट्स। तो एंड ऑफ ईयर 6 की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे ईयर 1 से 2 3 4 5 और 6th ईयर बिगिनिंग, है ना। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर 1 2 3 4 5 ये 6 साल है, 6th ईयर के एंड में हमारा नेगोशिएशन हुआ है ना। तो 6th ईयर के एंड में हम लोग रिकंसिडर करेंगे सारे के सारे चीजों को, लीज की टर्म्स एंड कंडीशन को कि जो बदल गई है। तो एक तो हमको बिगिनिंग में ही, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही अपने को रेंट दे देना है, तो फिर बाद में फर्स्ट ईयर का रेंट तो हमारा हो चुका ना, ये वाला फर्स्ट ईयर का रेंट तो हमारा ये हो चुका है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का रेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमको कितने रेंट और पे करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर का 5 लाख रुपए, थर्ड ईयर का 5 लाख, फोर्थ ईयर का 5 लाख, फिफ्थ ईयर का 5 लाख और 6th ईयर के बिगिनिंग में 5 लाख, है ना। 6th ईयर के बिगिनिंग में 5 लाख रुपए ये हमको लीज पेमेंट करना पड़ेगा। और ये तो हमें पता है कि इतना तो अपना फिक्स जाने ही वाला है, क्योंकि 6th ईयर के एंड में जाके मॉडिफिकेशन हो रहा है और हमारा अभी इनिशियल टर्म क्या है, इनिशियल टर्म 10 साल का है, तो हम तो 10 साल ही कंसिडर करेंगे ना। लीज के कॉन्ट्रैक्ट में कितना कंसिडर करेंगे हम ड्यूरेशन, तो हम तो 10 साल ही कंसिडर करने वाले हैं सर, जब तक मॉडिफिकेशन नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, ये 5 लाख रुपए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 बार ये जो हमारे कैश फ्लोज हैं 5 लाख रुपए, इनकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, है ना।
10 साल की लीज हो गई अपनी ये। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 लाख कैश फ्लो फिक्स है, तो एन्युटी फैक्टर ले लीजिए। कौन से रेट से? 10% से। और कितने ईयर्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बार आप फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ग्रांड टोटल आता है 5.75। तो फैक्टर बन गया है इसका 5.75902। ठीक है, 5.7590 रख लेते हैं इसको, और 5 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये होता है आपका 2879512। 2879512 प्लस 5 लाख, है ना? तो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी कितना होगा देखिएगा। 33,79,512। 33,79,512 ये हो गया मेरा फर्स्ट वर्किंग नोट। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये इनिशियल मेजरमेंट है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बस ध्यान रखिए, टाइम का ध्यान रखिए कि कब कब कितना कितना पेमेंट हो रहा है, एडवांस में हो रहा है, अरियर में हो रहा है, कितने साल का आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है मॉडिफिकेशन के पहले। तो ये हमने ईयर 1 में आरओयू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी करके एंट्री पास करी होगी इतने अमाउंट से। बट रुकिए जरा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर इसकी अकाउंटिंग की बात करें तो दोस्तों आप बताइए इसकी अकाउंटिंग क्या हुई होगी। देखिए इसकी अकाउंटिंग ये हुई होगी कि आरओयू एसेट से डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, है ना? और इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको पहले स्टार्टिंग में करवा चुका हूं। टू बैंक, टू बैंक मैंने क्यों लिखा है यहां पे समझिएगा, क्योंकि एक लीज पेमेंट मेरा हाथों हाथ पे हो चुका है। ठीक है, आरओयू एसेट्स 33,79,512 से बुक हो जाएगा, और लीज लाइबिलिटी जो होगी वो सिर्फ 28,79,512 से बुक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसको पहले पूरा लीज लाइबिलिटी में ट्रांसफर करके फिर लीज लाइबिलिटी का पेमेंट कर दीजिए, या डायरेक्ट ये वाली जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। अब आपको ये बात तो समझ में आने लग गई होगी, क्योंकि ये हम काफी बार इसके बारे में चर्चा जो है वो कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये वाली एंट्री होने के बाद में अब क्या करना है हमको, ये वाली एंट्री पास होने के बाद में सीधी बात है, आपको ये देखना है कि इंसेप्शन के दौरान कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगी है जिसको आपको आरओयू में कैपिटलाइज करना हो। तो आइए, कुछ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अपनी लगी थी, देखिएगा। तो ये देखिए इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है हमारी 2 लाख रुपए। तो जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो आप पे करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, उसको आपको अपने आरओयू एसेट्स में कैपिटलाइज कर देना है। तो कर दीजिए, एंट्री पास कर दीजिए इस चीज की, आरओयू एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, नाम से कर दिया जाएगा एसेट्स को, हालांकि इन्होंने जनरल एंट्री वगैरह नहीं पूछ रखी है, बट अपने को यही समझना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हर एक एस्पेक्ट्स का क्या होगा। तो आरओयू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो कि आपने 2 लाख रुपए का खर्चा किया है। तो अगर कंक्लूड किया जाए सारे डिस्कशन को, तो हुआ ये कि आरओयू एसेट्स का कैपिटलाइजेशन हुआ है 33 + 2 दैट इज 35,79,512 रुपीज से। कॉन्सिक्वेंटली हमारी यहाँ पे लीज लाइबिलिटी बुक हुई है 28,79,512 रुपीज की, और कुछ 2 अपफ्रंट पेमेंट हो गए हैं आपके, है ना? 2 अपफ्रंट पेमेंट हुए हैं, एक तो 5 लाख फर्स्ट लीज रेंटल और 2 लाख रुपए का इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे ये सारा काम हुआ है, जो कि एक बार चलिए इसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं इनके आंसर से। ये देखिए इन्होंने कुछ इस प्रकार से आंसर दिया है कि भाई 28.79 का तो लीज लाइबिलिटी बुक हो रहा है, 5 लाख का फर्स्ट लीज पेमेंट है, और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 2 लाख की है। तो आरओयू एसेट्स 35,79,512 पे दिख रहा है, जबकि हमारा भी यही है 35,79,512 पे आपका आरओयू एसेट्स जो है इनिशियल रिकॉग्निशन पे शो किया जा रहा है।
ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया फर्स्ट वर्किंग नोट। चलिए, फर्स्ट वर्किंग नोट के बाद में अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, फर्स्ट वर्किंग नोट के बाद में अपने को चाहिए कि जो लीज लाइबिलिटी आपने बुक करी है, राइट, उसकी वैल्यू क्या होगी सिक्स्थ ईयर के एंड में, है ना। उसकी वैल्यू क्या होगी सिक्स्थ ईयर के एंड में, और आरओयू एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। तो लीज लाइबिलिटी एट ईयर सिक्स्थ एंड। तो देखिए दोस्तों, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं लीज लाइबिलिटी का, जो कि हमारे सिक्स्थ ईयर के एंड में बैलेंस जो रहेगा। तो हमारा लीज कितने से बुक हुआ था, 28,79,512 से, और इमीडिएटली पेमेंट हो गया था 5 लाख से। तो वैसे टोटल 33,79,512 से ये लीज बुक हुआ था। इमीडिएटली हमारा 5 लाख का पेमेंट हो गया था, है ना। तो इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर में सिर्फ इतने अमाउंट पे लगेगा और 10% लगेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, बैलेंस फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहा है वो। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ये अगले साल इसको हम क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे, और लीज पेमेंट हमारे फिक्स ही है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर साल 10% होगा, इंटरेस्ट इतना और क्लोजिंग बैलेंस इतना, ठीक है। तो सब कुछ कॉपी पेस्ट है, रिपीटेड कैलकुलेशन का काम है। सिक्स्थ ईयर के एंड में 1743,426 ये अमाउंट हमारा जो है वो बचना चाहिए दोस्तों। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसके अंदर सीधा वो करते ना 5 लाख को एन्युटी फैक्टर लेके, तो आपका नहीं आता है इसके अंदर। रीजन ये है कि क्योंकि ईयर बिगिनिंग के अंदर आपके लीज रेंट जो है वो पे हो रहे हैं। तो इसमें आप ऐसा कर सकते थे कि अगर 5 ईयर तक का फैक्टर ले लीजिए, एन्युटी फैक्टर देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4 5, कैलसी में 5 टाइम्स प्रेस करेंगे, ग्रांड टोटल करेंगे तो आएगा 3.7907, ये आएगा 3.7907। ये 5 साल तक का फैक्टर है, 5 लाख का लीज रेंटल हुआ। अगर आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है आपका 1895,350। कितना आ रहा है ये 1895,350। अब आप इसके अंदर 10% इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, तो ये बैलेंस आपका बनता है फिफ्थ ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। ये देखिए 1895 और ये इंटरेस्ट जोड़ा, तो ये देखिए फिफ्थ ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बनता है 20,84,885। ये देखिए मैच हो रहा है ना ये दोनों। तो ये शॉर्टकट है, ये वाला शॉर्टकट लगा सकते हैं, और फिर बाद में आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। 20,84,885 में से फिर आपको फिर 5 लाख माइनस करने, फिर आपको इसके 1584 पे इंटरेस्ट लगाना, तब जाके आपका ये बैलेंस आएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप इसके अंदर फैक्टर से उस सिक्स्थ ईयर के एंड में नहीं पहुंच पाएंगे, डायरेक्ट फैक्टर से आप सिक्स्थ ईयर के एंड में नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ मॉडिफिकेशन एडिट वेडिट करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप इस चीज के अंदर कंफर्टेबल है नंबर्स को मॉडिफाई करने में, तब आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज ऑल टुगेदर अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैंने आपको बता दिया, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम ईयर एंड के लीज रेंटल दिए गए हो तो आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हो सीधी शॉर्टकट कैलकुलेशन से। लेकिन अगर लीज रेंटल फिक्स नहीं है, लीज रेंटल ऊपर नीचे है, कब ईयर एंड पे नहीं है तो वो ईयर बिगनिंग पे है, तो फिर बाद में आपको एक साल पहले तक की कैलकुलेशन कर कर उसको आपको एक साल आगे तक लेकर आना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन इफ यू आर गोइंग इन अ शॉर्टकट वे। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेबल बनाकर करना चाहें टेबल बना के करिए, शॉर्टकट से करना चाहें शॉर्टकट से करिए। मेन चीज ये है कि हमें तो सर सिक्स्थ ईयर के एंड में लीज लायबिलिटी का बैलेंस चाहिए जो हमें मिल गया। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो लीज लायबिलिटी का बैलेंस है 1743,426। सिमिलरली आरओयू एसेट्स का क्या बैलेंस होगा, आरओयू एसेट्स का भी बैलेंस यहीं पे लिख दूं मैं। देखिए आरओयू एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे और क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो आरओयू एसेट्स का भी बैलेंस दोस्तों क्या होना चाहिए, पहले आरओयू एसेट्स हुआ 3379 प्लस 2 लाख का आईडीसी। तो टोटल आरओयू एसेट्स 3579,512 का बुक हुआ है, जिसकी लाइफ हम पहले 10 साल की मानकर चलेंगे, उसके हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। तो आरओयू एसेट्स का भी बैलेंस लगे हाथों हमारा निकल जाए यहाँ पे सिक्स्थ ईयर के एंड में।
डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। तो देखिए सर जी, ROU एसेट्स का बैलेंस भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। ROU एसेट्स, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, 1431,805, 1431,805। और लाइबिलिटी का बैलेंस है 1743,426, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच टू ईयर 6 एंड, है ना। मॉडिफिकेशन होने के जस्ट पहले हमको यही तो दोनों नंबर्स चाहिए। तो ये दोनों नंबर्स आगे, कैलकुलेशन आप सब लोग दोस्तों आराम से इसकी समझ गए होंगे कि कैलकुलेशन किस प्रकार से हुई है। फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, काफी बार हो चुकी है ऐसी कैलकुलेशन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब ईयर बिगनिंग में लीज रेंटल होते हैं तो आप डायरेक्ट 1743 पे नहीं पहुंच पाओगे, उसके एक साल पहले के नंबर पे पहुंचेंगे। फिर मॉडिफिकेशन मतलब उसमें चेंज करिए, इंटरेस्ट लगाइए और लीज पेमेंट माइनस करिए, तब जाके आपका नेक्स्ट ईयर का बैलेंस जो है वो आ जाएगा। और ROU एसेट्स की अगर अपन बात करें तो वे तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अमोर्टाइज हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अमोर्टाइज हो रही है, तो इसका बैलेंस आ रहा है 1431,805, ठीक है। तो अब ये बैलेंसेस हम लोग अपने बुक में लिख देते हैं। हाँ जी, तो लीज लाइबिलिटी जो 6th ईयर के एंड पे होगी वो है हमारी 1743,426 एज पर कैलकुलेशन, 1743,426। और ROU एसेट्स जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, काम करते हैं कॉलमनार, है ना। ये हमारी लीज लाइबिलिटी हो जाएगी। बिफोर मॉडिफिकेशन, इमीडिएटली बिफोर मॉडिफिकेशन, और ये हमारा ROU एसेट्स हो जाएगा। ROU एसेट्स कितना हो गया हमारा, 1431,805। बैलेंसेस बिफोर मॉडिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, दैट इज ईयर 6 के एंड पे ये सारे बैलेंसेस हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि आपका जो पुराना वाला लीज कॉन्ट्रैक्ट है ना वो तो मॉडिफाई हो गया है, जिसमें आपने एक्सटेंशन ऑप्शन को कंसिडर नहीं किया था, अब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों, इंड AS 116 के हिसाब से कौन से स्कोप में ये क्वेश्चन जा रहा है। इंक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज, लीज का स्कोप बढ़ रहा है और लीज टर्म जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो जब लीज टर्म इंक्रीज हो रहा है तो आपको बताइए रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल यूज लेनी चाहिए। हमारे स्टैंडर्ड ने ये सजेस्ट कर रखा है कि जब भी इंक्रीज इन स्कोप हो ROU एसेट्स, जब आप वापस रीमेजर करें, लीज लाइबिलिटी आप वापस रीमेजर करें, ठीक है, तो आपको उस परिस्थिति के अंदर क्या करना है दोस्तों, सीधी बात है, आपको रिवाइज डिस्काउंट रेट लेकर जितना इंक्रीज इन स्कोप हुआ है उतने से अपनी लीज लाइबिलिटी और करस्पॉन्डिंग ROU एसेट्स को बढ़ा देना है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गेन और लॉस ओवर हियर, यहाँ पे कोई गेन लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि स्कोप बढ़ रहा है, स्कोप बढ़ रहा है तो ROU एसेट्स भी बढ़ेगा, तो आपकी लीज लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखिए रिवाइज्ड रीमेजरमेंट जो होगा वो भी अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंक्रीज इन scope of lease due to reconsidering of extension option, है ना। एक्सटेंशन ऑप्शन जो हमने पहले नहीं जोड़ा था हमारे लीज पेमेंट्स में, अब वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने बिजनेस एक्वायर किया है, नया बिजनेस, उसके चलते हम एक नया लीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक और फ्लोर किराए पे ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इंप्लाइड सी बात है कि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू ही रहेगा। तो ये काम जो है कब हो रहा है, ईयर 6 के एंड में हो रहा है ना, ईयर 6 एंड की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको रीमेजरमेंट करना पड़ेगा हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट का। तो रीमेजरमेंट पे आ जाते हैं, देखिए
देखिए रीमेजरमेंट पे आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा रीमेजरमेंट में। देखिए रीमेजरमेंट में करना ये पड़ेगा, कब कर रहे हैं ये हम लोग, ईयर 6 के एंड में। तो 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑप्शन 5 साल का है, तो 11, 12, 13, 14 और 15 इतने साल तक लीज कॉन्ट्रैक्ट हमारा चलेगा, जिसमें से 7th ईयर का लीज रेंटल 5 लाख है, जो कि 10 साल तक का लीज रेंटल यही रहने वाला है। 10 साल तक का लीज रेंटल यही रहने वाला है। 11वें साल से जो एक्सटेंशन ऑप्शन 5 साल का है, उसका लीज रेंटल दोस्तों 5,50,000 रुपए यानी 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा, जो कि 15वें साल तक चलेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है दोस्तों, इसमें कोई भी गलती मत कर देना, है ना, क्योंकि ये नंबर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, प्लॉट करना, टाइम स्केल के ऊपर फैक्टर लगाना, सारा खेल यहीं पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपका आगे का जो है सिस्टम, वो तो सारा असली में प्रोसेस हो जाएगा सही तरीके से, बट ये गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसके ऊपर फैक्टर लगाना है, तो देखिए दोस्तों एक्सटेंशन ऑप्शन है, एक्सटेंशन ऑप्शन आपने कंसिडर किया, ये केस किसका हुआ, ये मॉडिफिकेशन का है या केस रीमेजरमेंट का है, तो ये रीमेजरमेंट का केस है दोस्तों, ये मॉडिफिकेशन का नहीं, बल्कि किसका केस है, ये रीमेजरमेंट का। मॉडिफिकेशन से तो सेपरेट लीज जनरेट हो रहा है, तो सेपरेट लीज की तो अकाउंटिंग ही हम लोग अलग करेंगे, इसमें उसका कोई रोल ही नहीं है इस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को रीमेजर किया जा रहा है ना। जैसा कि मैंने आपको रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन के मतलब बीच में जो भी अंतर होता है वो मैंने आपको सोचने के लिए कहा था, तो मैं आपको आज बता देता हूं। देखिए दोस्तों, रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन के बीच में क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है। रीमेजरमेंट एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन को जब हम लोग कंसिडर करें या ना कंसिडर करें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी लीज लायबिलिटी आरओयू एसेट्स निकालते हैं, उसको हम रीमेजरमेंट कहते हैं। जैसे ऑप्शन ये आपके पास में फर्स्ट डे से ही था, बट आपने इसको स्टार्टिंग के 6 ईयर तक कंसिडर नहीं किया, छठे साल में आपने उसी ऑप्शन को कंसिडर किया जो ईयर 1 में आपको ग्रांट किया गया था, इसको हम कहते हैं रीमेजरमेंट। बिकॉज ये सारे की सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमको नोन थी, कब, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, मतलब लीज इंसेप्शन के दौरान ही। बट मॉडिफिकेशन उन चीजों का होता है जो चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में थी ही नहीं। जैसे कि सपोज करिए आपने सबसे पहले जब इंसेप्शन पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी, अब जब वो टर्म्स एंड कंडीशन रीनेगोशिएट हो रही है तो कुछ अलग लेवल पे हो रही है। जैसे कि लीज टर्म बढ़ाना है या घटाना है, पहले इसके बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया था, है ना। लेट्स से कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, मैं उस सामने वाले को बोल रहा हूं सर मेरा लीज टर्म रिड्यूस कर दीजिए, सर मेरा 5,000 स्क्वायर फीट वाला एरिया आप 2,000 स्क्वायर फीट से घटा दीजिए। तो ये ऐसे फैक्टर्स जो बाद में ही जनरेट होते हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन लेकर आते हैं, मॉडिफिकेशंस कहलाते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो स्टार्टिंग से ही थे, जिसको आप या तो कंसिडर करते हैं या नहीं करते, वो रीमेजरमेंट है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रीमेजरमेंट एंड मॉडिफिकेशन इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट, यही तो होता है बस। बाकी अकाउंटिंग सेम होती है, कैलकुलेशन सेम होती है ना, तरीका तौर तरीका सेम है बस। तो अब यहां पे अपन रीमेजरमेंट करेंगे, तो 7th ईयर के बिगिनिंग में 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, फैक्टर होगा इसका 1। अब देखिए दोस्तों 1 डिवाइडेड बाई 1.10 मत कर देना, गलती हो जाएगी, रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट लेनी है, दैट इज 1 ठीक है ना। फिर अगेन इसको चलाते रहो, सेकेंड ईयर का फैक्टर, फिर थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, चलाते रहो और ऐसे ये कैलकुलेशन का खूब सारा काम बढ़ जाएगा आप लोगों का। और मेरा ये कैलकुलेशन यहाँ पे होता है समाप्त। नया लीज कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो चुका है इवैल्यूएट, जो कि है 32 लाख रुपए का सर जी। 32 लाख रुपए का मतलब नया लीज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नहीं, रीमेजरमेंट करने से अब जो मेरा लीज कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए 32,08,181 रुपीज। ओके, सो दिस इज रीमेजरमेंट, ठीक है, ये आपका रीमेजरमेंट का वर्किंग नोट है। ठीक है, क्या करेंगे, ये है आपका ईयर लीज पेमेंट्स। इसको रेंट कभी नहीं बोलना, मैं कभी कभी इसको रेंट बोल देता हूं जो कि गलत है, रेंट नहीं कह सकते इसको लीज पेमेंट कहते हैं अपने लोग, है ना। ये हो गया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो कि नया रेट होगा 11% से, और ये इनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये लीजिए सर, अपना काम यहाँ पे हो जाता है, लीज का रीमेजरमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। कितना हुआ, 32,08,181.78, दैट इज माई
न्यू वैल्यूएशन ऑफ लीज लाइबिलिटी, दैट इज माई न्यू वैल्यूएशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। तो अब देखिए दोस्तों, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे स्कोप मेरा, मुझे मेरा स्कोप जो है वो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, स्कोप इंक्रीज करने के लिए मेरा ऑलरेडी लीज लाइबिलिटी जो है वो 1743,426 का है। कितने का है? 1743,426 का, जो कि इंक्रीज होकर कितना हो जाना चाहिए? 32,08181, 32,08182, राउंड ऑफ कर देता हूं इसको। इतनी लाइबिलिटी मेरी होनी चाहिए, वही व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट इज बैलेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ऑलरेडी मेरे पास में जो लाइबिलिटी है वो है 1743,426। तो मुझे लीज लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा 32,08182 माइनस 1743,426, 1464,756 से मुझे बढ़ाना है 1474, नहीं सॉरी गलती लिख दिया, 1464,756, 1464,756। अच्छा, तो सर लीज लाइबिलिटी को बढ़ा देते हैं, बाकी डेबिट किस में करेंगे? मतलब एंट्री क्या होगी इसकी? टू लीज लाइबिलिटी ऑफ कोर्स, टू लीज लाइबिलिटी 1464,756 and something should be debited by 1464,756, बट क्या? प्रॉफिट लॉस? कैसी बातें कर रहे हो सर, प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है? लॉस थोड़ी ना हो गया आपको, ये तो आपका लीज का टर्म बढ़ा है, तो टर्म बढ़ने से स्कोप बढ़ गया, स्कोप बढ़ने से आरओयू एसेट्स भी बढ़ गया। तो लीजिए आरओयू एसेट्स में आप इसको डेबिट कीजिए, आरओयू एसेट्स में आप इसको डेबिट कीजिए। तो 1464,756 से आपके लीज के स्कोप जो हैं वो बढ़ जाएंगे दोस्तों, और ये लीजिए आपका सवाल कंप्लीट हो गया। रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी और रिवाइज्ड आरओयू एसेट्स, रिवाइज्ड बैलेंस आफ्टर रीमेजरमेंट, रिवाइज्ड बैलेंस आफ्टर रीमेजरमेंट। अब आपको डिफरेंस समझ में आया ना मॉडिफिकेशन और रीमेजरमेंट के बीच में? ये मैंने आपको खुद को ही सोचने के लिए कहा था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सही सोचा होगा पढ़ते पढ़ते, मॉडिफिकेशन रीमेजरमेंट दोनों लेक्चर होने के बाद में, है ना। और अगर आपके कोई गलती हुई है तो उस चीज को सुधार लीजिएगा। मतलब इन दोनों का क्या होता है समझ में आ गया ना, मॉडिफिकेशन और रीमेजरमेंट। रीमेजरमेंट जो भी एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन है उसी को कभी कंसिडर किया नहीं किया, एक्सटेंशन ऑप्शन काउंट करें या ना करें, टर्मिनेशन ऑप्शन काउंट करें या ना करें, सब कुछ पहले ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, है ना, कि ये एक्सटेंशन ऑप्शन है, ये परचेज ऑप्शन है, ये टर्मिनेशन ऑप्शन है। तो आप उन्हीं नियम शर्तों को जब आगे चलकर कंसिडर रिकंसिडर करते हैं तो वो आपका रीमेजर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और उनसे अलग कोई नई चीज आ जाती है जो पहले से कभी अग्रीड नहीं थी और बाद में जाके नेगोशिएट होती है, अग्री होती है, तो मॉडिफिकेशन है। तो ये रिवाइज बैलेंस आफ्टर रीमेजरमेंट कहूंगा मैं इसको। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 32,08182, ठीक है ना। और आरओयू एसेट्स कितना हो जाएगा देखिए 1431,805 प्लस 1464,756, 2896,561, 2896,561। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया, ठीक है। हो गया सर कैसे? अभी तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी तो बाकी है। ये तो फर्स्ट वर्किंग नोट मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। सेकंड वर्किंग नोट के अंदर हमने सॉल्यूशन ही दे दिया इनका, जो भी इनको चाहिए था, जो सारे नंबर्स आने चाहिए थे वो सारे नंबर्स अब यहाँ पे देखो दोस्तों आ चुके हैं। अब आपको ये मैं बताता हूँ एडिशनली, जो कि इस एजुकेशनल मटेरियल में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, कि जो सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में ईएम के अंदर कुछ डिस्कशन ही नहीं है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपके लीज पेमेंट होंगे दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस बेसिस पर, एएलपी मतलब फेयर लीज रेंटल, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जैसे। तो ये जो भी लीज रेंटल होंगे ना, इन्होंने बताए नहीं है अपने को, ठीक है। अगर ये बता देते तो हम इनका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते, ठीक है।
इसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग यहाँ पे दोस्तों निकाल लेते, और क्या होता, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आता उससे हम क्या करते दोस्तों, एक नई एंट्री पास करते बुक्स के अंदर, दैट इज ROU, वो एडिशनल फ्लोर है, तो ROU ऑफिस स्पेस, एडिशनल फ्लोर, बिल्डिंग, वटेवर जो भी नाम होगा दे दिया जाएगा, और टू लीज लायबिलिटी करके सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट की सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। कब करेंगे, जब हमारा ये सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है, नॉट ऑन द इंसेप्शन डेट बट ऑन द कमेंसमेंट डेट। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन, जो कि इस क्वेश्चन में एब्सेंट था। आइए अब इसको मैच कर लेते हैं जरा, है ना। तो देखिए इनिशियल रिकग्निशन अपना मैच हो चुका था, बाद में इन्होंने यहाँ पे देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को नंबर्स मैच करने हैं। देखिए रिवाइज लीज लायबिलिटी आपकी 32,08182 है, तो बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लायबिलिटी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 1464,756 से, हमने उतने से ही इंक्रीज किया है यहाँ पे 1464,756 से। करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट इसका ROU एसेट्स में जाएगा, तो ROU एसेट्स के अंदर करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट जा चुका है। तो ROU एसेट्स को आपका जो टोटल वैल्यूएशन होगा वो 1431,805 से, तो पहला वाला वैल्यूएशन है ही 1431,805, प्लस इसमें आपको एडिशनल 1464,756 जोड़ देना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो टोटल ROU एसेट्स 28,96,561 बन जाता है, जो कि अपना ये हो गया है। बाकी इन्होंने इसमें कुछ डिस्कस किया ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट, एकदम ही साइलेंट रह गए, तो वो वाली बात है। तो हो गया दोस्तों ये क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन था इंक्रीज इन स्कोप रीमेजरमेंट, जहां पे आपका मॉडिफिकेशन भी हो रहा है लीज कॉन्ट्रैक्ट में, बट वो सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दे रहा है, तो सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दे रहा है तो सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग अलग से ही करेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 61 हमारे मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन नंबर 35 है उसके जैसा है। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर चेंज मिलेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है, कि एक लीज अरेंजमेंट है ऑफिस स्पेस का 5000 स्क्वायर फीट का, ठीक है, और ये रिड्यूस होकर कितना हो चुका है 3000 स्क्वायर फीट। यानी जो हमारा मॉड्यूल में क्वेश्चन था वो था 5000 स्क्वायर फीट का 2500 स्क्वायर फीट हो चुका है ना वो। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर आपका फिजिकल जो लीज स्पेस है वो रिड्यूस हुआ है, ROU एसेट्स में क्लियर रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ROU एसेट्स में जो रिडक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने जो ऑलरेडी ROU एसेट्स को जो रिकॉर्ड किया है और जो लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया है उन्हें आपको परसेंटेज बेसिस पर गिराना पड़ेगा। जैसे कि मॉड्यूल में हमने 50% से रिड्यूस किया था ना, अभी देख लीजिए ये 3000 जो हुआ है 2000 का रिडक्शन हो गया 5000 के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये रिडक्शन दोस्तों कुछ 40% रिडक्शन हो चुका है ना, 40% रिडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको 40% ROU एसेट्स को गिरा देना, 40% ROU गिराएंगे आप और 40% लीज लायबिलिटी गिराएंगे, दोनों को 40% से गिराएंगे, ठीक है ना। रीजन ये है क्योंकि यहां पर जो रिडक्शन आपको हुआ है वो किस में हुआ है, फिजिकल ROU एसेट्स के स्पेस में, है ना। तो बिकॉज ऑफ ये ROU एसेट्स का स्पेस हमारा कम हुआ है, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली हमारे लीज पेमेंट्स भी चेंज होंगे। तो आपको लीज लायबिलिटी तो रीमेजर करनी पड़ेगी कंसिडरिंग द रिवाइज डिस्काउंट रेट, वो तो सारा का सारा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कहने का मतलब इसमें और कुछ खास है ही नहीं, ये सिर्फ 5000 से 3000 हुआ है, मॉड्यूल में 5000 से 2500 हो गया था, बस उतना ही चेंज है। तो इसके अंदर मैं आपको कहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना, और फिर बाद में आप इसके आंसर्स को मैच करिएगा। ये देखिए 40% ROU एसेट्स आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसको आप सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट मानकर सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपके नंबर्स जो है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो ये भी मैंने आइडेंटिफाई करके रखा है, इलस्ट्रेशन 33 जो है मॉड्यूल में उसके जैसा ही है, सेम टू सेम, कुछ नंबर्स वगैरह में चेंज हुआ तो हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देख रहे हो कि अमेंड द ओरिजिनल लीज for the remaining 5 years to include an additional 3000 square meter of office space in the same building। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एडिशनल स्पेस 3000 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो एडिशनल स्पेस जो अवेलेबल किया गया है सेकेंड क्वार्टर ऑफ ईयर 6 से आपको मिलेगा, एंड द इंक्रीज इन टोटल कंसिडरेशन फॉर द लीज इज कमेंसुरेट विद द करंट मार्केट रेट फॉर द न्यू 3000 स्क्वायर मीटर
of office space adjusted for the discount that entity X receives reflecting the entity Y does not incur cost, ये सब तो ये वही वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जहां पे आपका एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही ऑल टुगेदर जो है वो आएगा, क्योंकि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस फेयर मार्केट लीज रेंटल जो है उसके बराबर ही लीज पेमेंट्स आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये आपके इंड AS 116 से एक सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग सेपरेटली करी जाएगी, आने वाले सारे लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू करके ROU एसेट्स और लीज लायबिलिटी को बुक किया जाएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ इशू नहीं है। और इसी के साथ में दोस्तों हमारे मॉडिफिकेशन के, एजुकेशनल मटेरियल के, मॉडिफिकेशन के स्टडी मटेरियल के, है ना, और ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आइए क्वेश्चन 64 में, इसको मार्क कर लीजिए, ये आपका सेम है इलस्ट्रेशन 36 के साथ में। इलस्ट्रेशन जो 36 किया है सेम है आपका ये, तो आप इसको खुद को करिएगा। जो भी मैंने मॉड्यूल से सेम मार्क करवाए हैं ना दोस्तों, ये मार्किंग के बाद में बस आप इनको एक बार खुद से अपनी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जो कर रहे हो इंडिपेंडेंटली वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, या तो ये पूरा का पूरा सेम निकलेगा या फिर इसके अंदर कोई लीज पेमेंट या कोई डिस्काउंट रेट जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो बस इसके अंदर मेरे हिसाब से इसके अंदर डिस्काउंट रेट जो है आपके स्टडी मटेरियल में वो शायद चेंज है, तो देख लीजिएगा आप इस चीज को, एकदम सेम है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस बात के लिए चिंता ना करें दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हो गया अपना, तो अपना बस टारगेट वही रहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूटे नहीं। इसके ऊपर मैंने कोई मार्किंग नहीं कर रखी है, और ये भी अपना क्वेश्चन तो ठीक ही है, सेम सेम ही लग रहा है। नहीं ये नहीं, चेंज इन कंसिडरेशन नहीं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 65 है ना, क्वेश्चन नंबर 65। इसका इन्होंने हेडिंग दिया है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इन अ लीज मॉडिफिकेशन। तो जब लीज मॉडिफिकेशन हुआ है तो आपका कोई और खर्चा और लग रहा है उस समय, और जाहिर सी बात है लगेगा ही, तो उसका क्या करना चाहिए। आइए दोस्तों उसको देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ होता है खास तो हम इसको कर लेंगे, अदरवाइज मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा ये। तो देखिए एंटिटी एक्स जो है लेसी एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट टू लीज एन ऑफिस स्पेस मेजरिंग 5000 स्क्वायर फीट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एनुअल लीज पेमेंट जो है वो 5 लाख के हैं, पेड इन अरियर मतलब ईयर एंड पे किए जाते हैं। IBR 12% है। 6th ईयर के बिगनिंग में लीज अग्रीमेंट को अमेंड किया गया म्यूचुअल कंसेंट से, लीज स्पेस बाई 2000 स्क्वायर फीट। अब आपको देखिए लीज स्पेस जो है दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट से बढ़ाना है, तो अभी अभी ऐसा ही तो क्वेश्चन करके आए हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन स्पेस एनुअल लीज पेमेंट ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम ईयर 6 to 10। तो जाहिर सी बात है कि आपकी लीज लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, स्कोप बढ़ गया एक प्रकार से, लीज लाइबिलिटी बढ़ेगी, ROU एसेट्स भी बढ़ेगा, और आपका एनुअल जो लीज रेंटल है वो 5 लाख के बदले अब 6.5 लाख हो जाएगा। एंटिटी एक्स ऑल्सो पेज स्टाम्प ड्यूटी अमाउंटिंग टू ₹50,000 ऑन इंक्रीज्ड लीज्ड स्पेस। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो स्टाम्प ड्यूटी है इसके ऊपर क्वेश्चन फोकस हो गया, बाकी सारी चीजें आपको आती है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि ये स्टाम्प ड्यूटी का आप क्या करेंगे। इसका आपने सही ट्रीटमेंट बता दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे कहता है कंसिडरेशन फॉर द एडिशनल स्पेस ऑफ लीज इज नॉट कमेंसुरेट विद द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल स्पेस। ये बड़ी अच्छी बात कह दी। इंड AS 116 के हिसाब से दिस इज नॉट अ न्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट देन, न्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर ये सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के बराबर लीज पेमेंट नहीं चार्ज किए जा रहे फॉर द एडिशनल स्पेस। आप उसके एग्जिस्टिंग लेसी हैं, सॉरी आप उसके लेसर के आप उसके एग्जिस्टिंग लेसी हैं, तो आपसे कुछ रियायती दर पर कंसेशनल रेट पे लीज रेंटल चार्ज किए जा रहे हैं, तो कमेंसुरेट नहीं हो रहे नए कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, हेंस देयर इज नो स्कोप ऑफ द ऑल टुगेदर अ डिफरेंट और न्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट। जो करना है एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट को ही मॉडिफाई करके करना पड़ेगा। सो दिस इज क्लियर कट अ केस ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन हो गया है विच रिजल्टिंग इन द एडिशनल स्कोप ऑफ योर एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो इन्होंने कह दिया हेंस एंटिटी एक्स इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द इंक्रीज स्कोप ऑफ द लीज एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल लीज। तो ये तो आंसर दे दिया इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने खुद ने ही आंसर दे दिया कि आपको क्या करना है, तो मॉडिफिकेशन होगा। रिवाइज्ड इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट
छठे साल में आपका 10% हो गया है। सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपका स्कोप इंक्रीज हो गया ना, स्कोप इंक्रीज हो गया, आरओयू एसेट्स भी बढ़ गया, लीज की टर्म जो है वो तो आपकी वही रही है, बट स्कोप यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया है, तो आपको इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी बदलनी पड़ेगी। कहता है आईडीसी जो है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट स्टाम्प ड्यूटी है, उसका क्या करेंगे, क्योंकि जैसे अपन कोई नया एसेट्स खरीदते हैं उस पे जो पहले फर्स्ट टाइम खर्चे होते हैं ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा, तो उनको सबको कैपिटलाइज कर देते हैं, पकड़ पकड़ के सब चीजों को आरओयू एसेट्स में कैपिटलाइज कर देते हैं। लीज लायबिलिटी का जो हिस्सा है वो तो आरओयू में कैपिटलाइज हो ही जाता है, बट जो कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है उसको भी हम आरओयू में अलग से कैपिटलाइज करते हैं। जैसे कि लीगल फीस, कोई ड्राफ्ट करवाया लीज का कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए कोई प्रोफेशनल फीस लग गई, कोई स्टाम्प ड्यूटी लग गया, तो ये सारी की सारी चीज आरओयू में कैपिटलाइज होती है। दैट इज आरओयू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बैंक टू बैंक, जिस भी नाम से खर्चा होगा। बट यहां पर इनिशियल इंसेप्शन डेट पे ये काम नहीं हो रहा, मॉडिफिकेशन कराया ना तब उस समय ये खर्चा लगा। अब बताइए दोस्तों, वीडियो पॉज कर एक बार आप सोचिए आपका क्या ट्रीटमेंट होता है, फिर बाद में देखेंगे कि कौन सही सोचे कौन गलत सोचे। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, और ये वाले क्वेश्चन को भी हम क्यों छोड़े, इसको भी लगे हाथों निपटा ही देते हैं। एक सेकंड। तो जो ये वाला क्वेश्चन किया था सेम यही है, बस इसमें स्टाम्प ड्यूटी और आ गया, तो स्टाम्प ड्यूटी की बात कर लेंगे। पहले कर लेते हैं हम इनिशियल मेजरमेंट, हमारे इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन है ना। तो अगर इनिशियल रिकग्निशन की बात करी जाए तो बिना मॉडिफाई किए हुए आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तय किया गया था वो 5000 स्क्वायर फीट का था और 10 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। तो 10 साल तक क्या लीज रेंट पे करने वाले हैं हम लोग, 5 लैक्स, ठीक है। अच्छा 5 लैक्स अमाउंट फिक्स है तो इसको शॉर्टकट से निकाल सकते थे, तो बट कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल में कर रहे हैं वैसे भी। डिस्काउंट रेट है हमारा 12%। चलिए ये डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई हो गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई होने के बाद में हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू निकल जाने के बाद में हम एंट्री पास करेंगे आरओयू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, है ना। क्या एंट्री पास कर देंगे, लीज लायबिलिटी और आरओयू एसेट्स दोनों इस अमाउंट से आपके बुक होंगे इनिशियल वैल्यू पे, तो 28,25,111.51 से, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में मॉडिफिकेशन कब हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, तो 5 साल के अंत में ये वाला जो फिगर है ये अपने काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी निकालना पड़ेगा ना उसको। 5th ईयर के एंड में, 5th ईयर के एंड तक फैक्टर्स का सम टोटल कितना होता है, देखिए दोस्तों 5th ईयर के एंड तक फैक्टर का सम टोटल होता है 3.6048। तो मैं ऐसा लिखता हूं, PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12%, ठीक है, 1 से लेके 5 साल तक, 1 से लेके 5 साल तक, ठीक है। और ये आपका कितना हो रहा है 1 से लेके 5 साल तक, 3.60478, 3.60478, इसमें शॉर्टकट ले सकते हैं। तो इसको आप सीधा 5 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको वो बड़ी वाली टेबल बनाने की दरकार नहीं पड़ेगी। 5वें साल के एंड में आपकी जो लीज लायबिलिटी होगी दोस्तों 18,02,390 होनी चाहिए, 18,02,390। तो इसको आप चेक कर लीजिए, देखिए अपने इसमें एजुकेशनल मटेरियल में चेक कर लीजिए इसको। इन्होंने तो बनाया ही होगा ना, हाँ जी देखिए कितना आ रहा है 18,02,388, और हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 18,02,390 समथिंग, है ना। तो ये वही है, फैक्टर्स के डिफरेंस होते हैं, ठीक है। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल है ही। अच्छा अब क्या है कि आपको ये जो फिगर है
इसमें चेंज करना है, 18,02388 में आपको चेंज करना है। तो आपको आरओयू एसेट्स का भी नंबर आपको निकालना पड़ेगा। आरओयू एसेट्स का नंबर दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, देखिए आरओयू एसेट्स का नंबर, ये जो 2825 ये बुक हुआ है ना, इसमें आपने 5 बार डेप्रिसिएशन लगा दिया है, तो सीधी बात है इसका 50% पोर्शन डेप्रिशिएट हो चुका है, तो आधा ही रह गया है। तो लीज लाइबिलिटी का बैलेंस तो हो गया हमारा 18,02390 और आरओयू एसेट्स का बैलेंस ये हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन, है ना, बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल, ये तो सर वही क्वेश्चन हो गया जो अभी किया है, हाँ वही हो गया, बस इसमें स्टाम्प ड्यूटी अलग है ना। नाउ इंक्रीज इन स्कोप of existing lease contract resulting in modification, ठीक है, रिजल्टिंग इन मॉडिफिकेशन। ऐसा मैंने क्यों लिखा मॉडिफिकेशन, बिकॉज द रीजन इज इसमें सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अराइज नहीं हो रहा, क्योंकि लीज पेमेंट्स आपसे कमेंशुरेट नहीं किए जा रहे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बराबर, तो एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो कैसे होगी सर ये मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट, देखिए सर बहुत सिंपल है। कब हुआ मॉडिफिकेशन, 5th ईयर के एंड में, 6th ईयर के बिगनिंग में, सॉरी, है ना, 6th ईयर के बिगनिंग में हुआ है, एक सेकेंड, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 6, हाँ, तो बिगनिंग ऑफ ईयर 6 दैट मीन्स 6th ईयर का रेंटल, फिर 7th 8th 9th और 10th। और लीज टर्म तो नहीं बढ़ाया ना अपन ने इस क्वेश्चन में, देखिए जरा लीज टर्म बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया, लीज टर्म नहीं बढ़ाया, तो 10 साल तक ही चलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। बट लीज पेमेंट जो है रिवाइज हो जाएंगे, 6,50,000 हो जाएगा लीज का पेमेंट, ठीक है, ठीक है भाई, 6,50,000 लीज का पेमेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, करना ये है कि सर हमको फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर जो है वो फैक्टर कौन से रेट से निकाले जाएंगे, रेट है जो वो 12 के बजाय अब 10 हो चुकी है, तो 10 करिए, रिवाइज रेट से फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको, रिवाइज्ड रेट से फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। तो कर लिए सर, फैक्टर भी निकल गए, है ना, कि आपके रिवाइज्ड लीज पेमेंट है, रिवाइज लीज पेमेंट्स हो गए दोस्तों, ये आपका डिस्काउंट फैक्टर हो गया, ठीक है ना, और ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। तो जो जो अपने को वेरिएबल्स चाहिए थे वो सारे के सारे कैलकुलेट हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए, तो 5th ईयर में हमारी जो रिवाइज लीज लाइबिलिटी है वो होनी चाहिए 24,64,011.4, 24,64,011.4, ये वाली लाइबिलिटी हमारी रिवाइज है। तो ठीक है, एक काम करते हैं अपन, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमने रिवाइज कैलकुलेशन करी है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे मॉडिफाइड लीज टर्म्स एंड कंडीशन को, जिसमें 6th ईयर ऑनवर्ड्स हमारे लीज रेंटल जो है वो बढ़ जाएंगे, लीज पेमेंट जो है वो बढ़ जाएंगे, और उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो 24,64,011 रुपीज आ रही है। तो मुझे मेरी लीज लाइबिलिटी को अब इतना बनाना है 24, अभी ऑलरेडी कितनी है 18 लाख तो है ही ना, तो क्या करिए, कितना इंक्रीज रिक्वायर्ड है, देखिए 24 इतना आपको लाइबिलिटी बनाना है, जबकि ऑलरेडी लाइबिलिटी कितने का है 18 का लाइबिलिटी ऑलरेडी है। तो इतने अमाउंट से मुझे आरओयू एसेट्स को भी बढ़ा देना है। एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों, एंट्री हो जाएगी 6,61,621 डेबिट करेंगे आरओयू एसेट्स एंड क्रेडिट करेंगे लीज लाइबिलिटी। सो दिस इज इंक्रीज इन स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट रिजल्टिंग इन मॉडिफिकेशन। आई होप क्लियर हो गया। हाँ सर ये तो पूरा सेम टू सेम ही है, इसमें क्या क्लियर हुआ, ये तो आता ही है। स्टाम्प ड्यूटी वाली बात बताओ, ये लीजिए स्टाम्प ड्यूटी,
स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों एक ऐसा खर्चा है जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा एक प्रकार से इंक्रीमेंटल खर्चा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, आपके एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आरओयू एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा हम कभी प्रॉफिट लॉस में नहीं ट्रांसफर करेंगे, ये आपके आरओयू एसेट्स में कैपिटलाइज होगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए आरओयू एसेट्स में ये डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आरओयू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि इसको अपने को लेसर को तो देना नहीं है, ये तो आपका स्टाम्प ड्यूटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पे किया जाएगा, तो आरओयू एसेट्स बढ़ जाएगा इससे। तो फाइनल आरओयू एसेट्स का बैलेंस कितना होगा जरा देखिए, ये तीनों अमाउंट्स का सम टोटल और लीज लायबिलिटी का बैलेंस ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसका फाइनल टोटल हो गया। इसके डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं अपन। राउंडेड ऑफ फिगर हो गया आपका लीज लायबिलिटी का और आरओयू एसेट्स का, है ना। अब चेक कर लीजिए जरा अपने इसमें मॉड्यूल में, देख लीजिए क्या है। स्टाम्प ड्यूटी का इसके अंदर चर्चा थी, स्टाम्प ड्यूटी कैपिटलाइज होगी, इतनी सी बात थी, बट अपन ने ये पूरा क्वेश्चन एक बार कर लिया है। आइए दोस्तों इसके आंसर्स को चेक कर लेते हैं जरा। नो, एक्सेल सीट इतनी देर नहीं दिख रही थी। सॉरी दोस्तों, आई थिंक बीच में ना कुछ मैं एक्सेल में कर रहा था और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको वापस रिविजिट करा दूंगा। एक बार इसके फाइनल आंसर जो है वो देखिए, आप चेक कर लीजिए, और मैं आपको एक्सेल सीट भी पहले दिखा देता हूँ। देखिए कैलकुलेशन जो है वो इस प्रकार से हुई है हमारी कि मैंने जब मेरे लीज पेमेंट को रिवाइज किया, 6th ईयर ऑनवर्ड्स रिवाइज पेमेंट्स है, आपको दिख रहे होंगे अभी ये 6, 7, 8, 9, 10, 6.5 लाख रुपए का मेरा लीज पेमेंट है। डिस्काउंट फैक्टर मैंने इस बार कौन सा लिया है, रिवाइज डिस्काउंट फैक्टर लिया है, जो कि मेरा कौन सा है, रेट हमारी 10% हो गई थी ना, बदली हुई रेट 10% हो गई थी, हाँ जी 10% हमारी रेट हो गई। तो 10% से मैंने ये सारे फैक्टर्स ले लिए दोस्तों, ठीक है, और 10% से मैंने पीवी निकाल ली। तो ये वाली जो पीवी है ये रिप्रेजेंट करती है 24,64,011, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे न्यू लीज लायबिलिटी का। तो अब देखिए हमारी एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी है 18,02,390। अब आपको पता है कि ये लायबिलिटी अब कोई काम की नहीं है आफ्टर मॉडिफिकेशन। कितना इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको अपने को बढ़ाना पड़ेगा 24 तक, तो इसको 621 से बढ़ाना पड़ेगा, और आरओयू एसेट्स को भी मुझे ऑफसेट करना पड़ेगा। तो जितनी लायबिलिटी बढ़ेगी उतना मेरा आरओयू एसेट भी बढ़ जाएगा। और रही बात स्टाम्प ड्यूटी की, तो यही तो था इसके अंदर इंपॉर्टेंट, स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों कैपिटलाइज्ड होती है आरओयू एसेट्स में, हमेशा ध्यान रखिएगा। दिस इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स। किसी भी लेवल पे ये जनरेट हो, किसी भी लेवल पे इनकर हो, आपको कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज्ड इन आरओयू एसेट्स, ठीक है ना। ये आरओयू एसेट्स के अंदर कैपिटलाइज होगी, इसको कभी भी पीएनएल में मत लेके जाइएगा। बस इतनी सी बात इसमें समझनी थी, और उम्मीद करता हूं अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब वापस आते हैं हमारे एजुकेशनल मटेरियल पे। तो देख लीजिए दोस्तों, मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी हमारी 24,64,011 है, और जो आरओयू एसेट्स में एडजस्टमेंट होगा वो इन्होंने 661 किया है, सेम अमाउंट आ रहा है, और स्टाम्प ड्यूटी पेड जो भी हमारी हुई है वो कैपिटलाइज हुई है। तो आरओयू एसेट्स का फाइनल बैलेंस 21.24 है, हमारा भी इतना ही है 21.20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुत बड़ा इस लीज का टॉपिक, रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन, स्टडी मटेरियल से भी और एजुकेशनल मटेरियल से भी, क्योंकि एजुकेशनल मटेरियल करना बहुत जरूरी था दोस्तों, क्योंकि एजुकेशनल मटेरियल करने से आपको काफी इंसाइट मिले होंगे। आज वाले क्वेश्चन भी जो हमने किए, कुछ तो आपको आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट, पर कुछ कॉन्सेप्ट अपन ने एडिशनल भी पढ़ लिए, बट ऑल टुगेदर हमने ये टॉपिक अब फिनिश कर लिया है दोस्तों अच्छे से। एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए दोस्तों, आप आराम से कर पाएंगे, अब कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। मतलब यहाँ तक, उसके लिए इंस्टीट्यूट यहाँ तक जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर, गॉड नोस फ्यूचर में क्या होगा, बट हाँ हम लोग तो तैयार हैं, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए,
स्टडी मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल से। और अब स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में लेसर अकाउंटिंग। लेसर अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। अब एक सेशन अपना और एक्स्ट्रा हो गया इस चीज के ऊपर बिकॉज ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, अदरवाइज प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब यहाँ पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेसर अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।